फिफ्थ स्टेंजा, जो हमने लास्ट फोर्थ स्टेंजा पढ़े, जो 4 स्टेंजा हमने स्टार्टिंग के पढ़े हैं, उनमें हमने देखा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब फोर्थ स्टेंजा फिनिश किया तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पर उन्होंने अपना फोर्थ स्टेंजा फिनिश किया था। वो पूछ रहे थे कि वो ग्लोरी जो पहले हुआ करती थी वो कहाँ चली गई है। तो अब जो लास्ट के जो अब स्टेंजास हैं उनमें वो उसी बात का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का वो आंसर दे रहे हैं। अब जो ये फिफ्थ स्टेंजा है इसमें वो सोल ट्रांसमिग्रेशन की बात करते हैं, यानी कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। इस चीज़ की बात वो इस स्टेंजा में कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। हमारा जो जीवन है ना वो एक स्लीप की तरह है, एक नींद की तरह है, जिसे हम लेते हैं और भूल जाते हैं। मान लीजिए हम सोते हैं, लेकिन जब हम सोकर उठते हैं तो हमने सपने में क्या देखा, या हम मतलब नींद में जो कुछ भी था हमें याद नहीं रहता कि हमने नींद में मतलब नींद में हमारे साथ क्या हुआ, या अगर हमने कोई ड्रीम देखा। जब हम उठते हैं तो शायद धुंधला धुंधला सा वो कुछ याद रहे, लेकिन धीरे धीरे जो है हम उसे भूलते चले जाते हैं। तो इसी तरह जो है विलियम वर्ड्सवर्थ भी यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो जीवन है ना, जो हमारा जो बर्थ है वो एक स्लीप की तरह है, एक नींद की तरह है। द साउल दैट राइजेज विद अस अवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। अब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो सोल है ना, जो हमारी आत्मा है, डेट राइजेज विद अस, जो हमारे साथ उठती है। हमारे साथ उठने का मतलब है जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो आत्मा आती है, आवर लाइफ्स स्टार, जो हमारे जीवन का एक तरह से स्टार है, हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, इसकी कहीं ना कहीं सेटिंग हुई होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये अस्त हुई होगी। जैसे सूरज है, मान लीजिए जब सन राइजिंग होता है हमारी कंट्री में तो किसी और कंट्री में सनसेट हुआ होगा, और जब हमारी कंट्री में सनसेट होता है तो किसी और कंट्री में जो है सनराइज भी होता है। तो इसी तरह कहते हैं कि जब आत्मा हमारे शरीर के अंदर आती है तो वो कहीं ना कहीं अस्त तो हुई होगी, किसी शरीर से तो वो निकली ही होगी, तभी तो हमारे शरीर के अंदर आई होगी। तो यही जो है जो सोल के ट्रांसमाइग्रेशन की बात है ये यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा हमारे अंदर आती है उसका कहीं ना कहीं अस्त हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं से तो आई ही होगी। एंड कम फ्रॉम अफार, वो बहुत दूर से आती है, नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस। और यहाँ पर जो है पॉइंट कहते हैं कि जब वो हमारे शरीर के अंदर आती है, या जब जब हम जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमें कुछ धुंधला धुंधला सा याद रहता है। एंड नॉट इन अटर नेकडनेस, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही रोता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम बस ऐसे ही आ गए। तो जब हम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। जो हमारा लास्ट जो बर्थ रहा है, या फिर जो हमने हेवन में अपने दिन जो स्पेंड किए थे, हमें कुछ ना कुछ उनका याद रहता है, कुछ धुंधली सी यादें हमारे पास होती है। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ अवर होम। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, कुछ ग्लोरी के बादल हम अपने साथ लेकर आते हैं, यानी कि कुछ यादें अपने साथ हम लेकर आते हैं फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से, हु इज़ अवर होम, जो कि हमारा घर है, यानी कि भगवान के घर से जहाँ पर कि हम रहते थे वहाँ से हम कुछ यादें ज़रूर लेकर आते हैं। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। इन्फेंसी होते हैं जब हम छोटे होते हैं, यानी कि इन्फेंट एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो उसके पास जो है हेवन लाइज अबाउट अस, उसके चारों ओर हेवन होता है, यानी कि उसके चारों ओर जो हेवन की यादें थी वो उसके चारों ओर होती है उस वक्त जब वो जन्म लेता है, जब वो बहुत छोटा होता है। शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बेगिन टू क्लोज अपॉन द ग्रोइंग बॉय। यहाँ पर जो कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की अपॉन द ग्रोइंग बॉय, कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, वो ग्रोइंग करने लगता है, तो शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, तो प्रिजन हाउस यहाँ पर बोला गया है इस वर्ल्ड को। तो ये जो वर्ल्ड है ये एक प्रिजन की तरह है, ये संसार जो है एक जेल की तरह है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये जो अपने शेड्स हैं उसको क्लोज करने लगते हैं, यानी कि ये बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगते हैं और बच्चे को जो है अपने अंदर कैद करके रख लेते हैं, जिससे कि वो सब बातें भूल जाता है जो कि उसे पहले याद थी, जो दिन उसने हेवन में बिताए थे, जो उसके पिछले जन्म की यादें थी, वो सब वो धीरे धीरे भूलने लगता है और वो इस पिंजरे में कैद सा हो जाता है। बट ही बिहोल्ड्स द लाइट एंड व्हेंस इट फ्लोज ही सीज इट इन हिज जॉय। लेकिन फिर भी वो इस लाइट को देखता है, कौन सी लाइट को, कौन से प्रकाश को, दैवीय प्रकाश को। एंड व्हेंस इट्स फ्लोज, और ये कहाँ से आता है, ये कब आता है, ही सीज इट इज़ इन हिज जॉय, और वह पूरे आनंद के साथ उस प्रकाश को देखता है। कौन देखता है, एक छोटा बच्चा, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है तो वो ये सब चीज़ें भूलता चला जाता है। फिर वो कहते कि द यूथ, कि वे नवयुवक, हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट must travel still in nature's price and by the vision splendid is on his way attended।
तो कहते हैं कि जो यूथ होता है, जो यंग मतलब जो लड़का, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और फिर वो धीरे धीरे जो है ओल्ड एज की ओर चला जाता है। तो ये उसकी जो जर्नी है ये उस तरह से बताइए कि वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। इसका मतलब जैसे सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है और वो धीरे धीरे जो है वेस्ट में सेट हो जाता है, यानी कि पूरब से वो निकलता है और पश्चिम में जाकर छिप जाता है। तो इसी तरह उन्होंने लाइफ की भी जो है कंपैरिजन की है कि जो यंग मैन है वो ईस्ट से चलता है और वेस्ट की ओर चलता चला जाता है, और जैसे जैसे वो वेस्ट की ओर जाता है तो उसके जो विज़न थे वो धुंधले होते चले जाते हैं। जो जो रास्ता, जैसे जैसे वो अपना रास्ता अटेंड करता जाता है आगे, ऐसे ही उसके जो विज़न है वो धुंधले होते चले जाते हैं। एट लेंथ द मैन परसीव्स इट्स डाई अवे एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे। और फिर एक समय ऐसा भी आता है एट लेंथ, जब वह मनुष्य बहुत दूर चला जाता है तो उसकी जितने भी यादें थी, जितने भी उसके अच्छी ग्लोरीज भरी जो यादें थी, रिमेम्बरेंस थी उसकी हेवन की, वो सब जो है डाई अवे, वो ख़त्म हो जाती है। एंड फिर वो मुरझा जाती है इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, उसके कॉमन डे के प्रकाश में। यानी कि जो वो अपने दैनिक जो अपना दैनिक उसकी काम होते हैं वो उसको करने लगता है, अपने दैनिक जीवन में वो इस तरह से खो जाता है कि जो उसकी यादें थी, जो ग्लोरी वो अपने साथ लेकर आया था, वो धीरे धीरे फेड होने लगती है और वो धीरे धीरे जो है डाई अवे, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि जो ग्लोरी थी, जो मतलब अर्थ की ग्लोरी थी, वो आज भी वैसे ही है। जो मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जो अपने चाइल्डहुड में देखा करते थे वो सब कुछ सेम ही है, लेकिन क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके देखने का नज़रिया कुछ और होता है, और धीरे धीरे जब वो बड़े होते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो जो है अपने वर्ल्डली प्लेजर में खोते चले जाते हैं, तो उनका देखने का नज़रिया कुछ और हो जाता है। तो शायद यही विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ है। जब वो छोटे थे तो वो कुछ और नज़र से जो है प्रकृति को देखते थे, इस नेचर को देखते थे, तो उन्हें लगता था कि ये बहुत ही ग्लोरियस है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए तो उन वे जो है वर्ल्डली प्लेजर में भी फंसते चले गए और उनकी जो देखने का नज़रिया था वो भी चेंज होता चला गया। इसीलिए शायद विलियम वर्ड्सवर्थ को ये लगता है कि अब ऐसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अब वो संसार की बात करते हैं, मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद की बात वो कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लेजर्स ऑफ हर ओन yearnings she hath in her own natural kind and even with something of a mother's mind and no unworthy aim। यहाँ पर जो है उन्होंने अर्थ को एज ए मदर बताया है, अर्थ को जो है मदर से कंपेयर उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं कि जैसे माँ अपने मतलब माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो वो उसे हर प्लीज़र देना चाहती है, वो उसे हर सुख देना चाहती है। तो इसी तरह जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसने भी अपनी लैप को, अपनी गोदी को अपने प्लीज़र से भर लिया है, आनंद से भर लिया है, ताकि यहाँ पर जब बच्चा जन्म लेगा, तब बच्चा जब आएगा तो वो खुश रह सके, उसे सारे प्लीज़र मिल सके। यर्निंग सी हैथ इन हर ओवन नेचुरल काइंड एंड इवन विद समथिंग ऑफ ए मदर्स माइंड। यानी कि जैसे एक मदर का माइंड होता है, एक माँ का माइंड होता है, उसी तरह जो है अर्थ का भी माइंड है। अर्थ ने भी जो है अपने माइंड को सेट कर लिया है। एंड नो अनवर्थी एम, और उसका एम कोई अनवर्थी नहीं है, यानी कि उसका कोई उद्देश्य गलत नहीं है। उसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही सही है। वो चाहती है कि जब बच्चा उसकी गोद में पले बढ़े तो वो इस अर्थ के सारे प्लेजर वो ले सके, इस संसार के सारे सुख उसे मिल सके। The homely nurse doth all she can to make her foster child her inmate man forget the glories he hath known and that imperial place whence he came। तो यहाँ पर जो है अर्थ की वो कंपेयर करते हैं एक नर्स से। वो अर्थ को एक नर्स बताते हैं कि वो उस नर्स की तरह है, उस होमली नर्स की तरह है जो कि सब कुछ करती है अपने उस फोस्टर चाइल्ड को, हर इनमेट मैन, मतलब उसे एक इनमेट मैन बनाने के लिए। जो फोस्टर चाइल्ड यानी कि जो एडोप्टेड चाइल्ड है, क्योंकि अर्थ ने जो है उसको अडॉप्ट किया है बच्चों को, तो जिस तरह से एक नर्स अपने उस बच्चे को, जो भी उसकी नर्सिंग में आता है, यानी कि जो जिसको उसे नर्सिंग करनी है, उसको वो पूरी तरह से कोशिश करती है कि वो जो है खुश रहे, वो मतलब सही रहे, उसे कोई बीमारी ना हो, उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह जो अर्थ है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने उस फोस्टर चाइल्ड को एक अच्छा इंसान बना सके और वो सारी ग्लोरीज वो भूल जाए उस पैलेस की, उस जगह की जहाँ से वो आया है। यानी कि वो बच्चा जब आया है तो वो अपने साथ कुछ ग्लोरीज, कुछ यादें लेकर आया है। तो जो अर्थ है, जो मदर अर्थ है, या जो नर्स है, यानी कि अर्थ को यहाँ पर नर्स कहा गया है, तो वो पूरी कोशिश करती है कि जो बच्चे उनके पास आए हैं वो अपनी पुरानी यादें भूल जाए और इस संसार की प्लेजर को वो फील कर सके। अब यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ एक 6 साल के बच्चे के बारे में बता रहा है कि एक 6 साल के बच्चे का माइंड कैसा होता है और वो क्या क्या करता है। तो वो कहते हैं, बिहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस ए 6 ईयर
डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज। वो कहते हैं इस बच्चे को देखो जिसके कि ब्लिसिस अभी अभी जिसकी ब्लिसिस ने जन्म लिया है, यानी कि जिसकी खुशियों ने अभी अभी जन्म लिया है। एट 6 ईयर्स, वो 6 साल का है। डार्लिंग बहुत ही प्यारा, ऑफ ए पिग्मी साइज, बहुत ही छोटे कद का। 6 साल के बच्चे का कद बहुत छोटा होता है, तो वो कहते हैं कि एक छोटे से कद का 6 साल का बच्चा जिसके खुशियों ने अभी अभी जन्म लिया है। क्योंकि 6 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वो सब कुछ सोचने समझने लगता है, वो अपने आसपास की प्लेजर को फील करने लगता है, वो बातें करने लगता है, वो एक्ट करने लगता है। तो इसीलिए उन्होंने 6 साल के बच्चे को लिया है। तो वो कहते हैं सी देखो, वेयर मिड वर्क ऑफ हिज ओवन हैंड ही लाइज। मिड वर्क, वो बैठा हुआ है कहाँ पर, मिड वर्क, अपने कामों के बीच में, ऑफ इज ओवन हैंड, जिसने कि उसने अपने हाथों से बनाए हैं, ही लाइज, वह वहाँ पर बैठा है या लेटा है। यानी कि वो अपने ही हाथों से बनाए हुए अपने वर्क के बीच में, अपने कामों के बीच में वो बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसके आसपास कुछ टॉयज़ पड़े हैं या फिर कुछ सामान पड़े हैं जो कि उसने अपने हाथों से बनाए हैं, कोई क्राफ्ट्स वगैरह पड़े हैं। फ्लैटर्ड बाय सैलीज ऑफ हिज मदर्स किसिस। फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड वो परेशान भी हो जाता है, बाय सैलीज, गीलेपन से, ऑफ हिज मदर्स किसिस, अपनी माता के किस से, यानी कि उसकी माँ को उसको उस पर बहुत प्यार आता है तो उसकी माँ जो है उसको किस करती है, और इससे जो है वो बच्चा परेशान भी हो जाता है। विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आइज़, और जो उसके पिताजी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उसके फादर है, उसकी आंखों का प्रकाश भी उस पर पड़ रहा है, यानी कि उसके फादर भी जो है उसको बहुत ही प्यार से देख रहे हैं। सी देखो, एट हिज फीट, उसके पैरों में, सब लिटिल प्लान और चार्ट, कुछ छोटे छोटे प्लान या चार्ट पड़े हुए हैं। सम फ्रैगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, कुछ फ्रैगमेंट हैं उसके सपनों की जो कि उसने अपने जीवन के लिए देखे हैं। शेप्ड बाय हिमसेल्फ विद न्यूली लर्नड आर्ट, जो कि उसने शेप दिए हैं अपने नए नए सीखे हुए आर्ट से, क्योंकि 6 साल का बच्चा जो है नई नई चीज़ें सीखता है, तो उससे जो अभी अभी कुछ नया चीज़ सीखा है तो उससे उसने कुछ शेप दिए हैं, कुछ चीज़ें बनाई हुई है, कुछ उसके ह्यूमन लाइफ्स के सपने हैं, कुछ यानी कि जो बच्चा सोचता है वो बनाता है। तो उन सबको देखो। ए वेडिंग और ए फेस्टिवल, जो उसके प्लान्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो वेडिंग के बारे में सोच रहा हो, या वो किसी फेस्टिवल के बारे में सोच रहा हो। ए मॉर्निंग, या कोई दुख के बारे में सोच रहा हो, और ए फनरल, या फिर किसी फनरल के बारे में वो सोच रहा हो। एंड दिस हैथ नाउ इज हर्ट एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, देन विल ही फिट हिज टंग टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, लव और स्ट्राइफ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एंड दिस हैथ नाउ हिज हर्ट एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और अब जो है वो अपने हृदय से, मतलब जो भी उसके दिल में चीज़ें आ रही हैं वो उनको फ्रेम करता है और गाने भी गाने लगता है। क्योंकि छोटा सा बच्चा जो है अपने आप ही कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है, कुछ वो बोलता रहता है। तो इसी तरह से जो भी उसके दिल में बातें आती है वो उनको एज ए सॉन्ग गाता है, यानी कि वो उसको गुनगुनाता है। देन विल ही फिट हिज टंग टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, लव और स्ट्राइफ, और फिर वो अपनी टंग को फिट करेगा, यानी कि फिर वो बातें करेगा। टू डायलॉग्स, डायलॉग्स में, यानी कि बातचीत में वो अपनी टंग को फिट करेगा, वो कुछ बातें करेगा। ऑफ बिजनेस, वो किसी व्यापार की बातें भी कर सकता है। लव, प्यार की बातें कर सकता है। और स्ट्राइफ, या फिर संघर्ष की बातें कर सकता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो अपने आसपास होने वाले सभी जितने भी उसके आसपास एक्सीडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो उन सबको ऑब्जर्व करते हैं। वो सबकी बातें सुनते हैं कि उनके पेरेंट्स ने क्या बोला है या उनके आसपास में किसी ने भी क्या बोला है, और वो उनको अपने माइंड में रख लेते हैं, और फिर उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ फिट करना है। मतलब वो कहीं पर भी वो सब बातें बोल देते हैं, जहाँ पर भी उन्हें ठीक लगता है, जहाँ पर भी उनका मन कहता है। तो इसी तरह जो है छोटे बच्चे जो है किसी भी चीज़ के बारे में बातें कर सकते हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं या वो क्या बोलेंगे, उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग एरा दिस बी थ्रोन असाइड। यहाँ पर जो है उनके चंचल मन की बात पॉइंट करते हैं कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, यानी कि उनका कोई भी काम, 6 साल के बच्चे को अगर आप कोई काम दे दोगे या कोई भी आप उनको क्राफ्ट्स दे दोगे तो वो कुछ देर तक उसमें अपना मन लगाएगा, कुछ देर तक उसमें लगा रहेगा, करता रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो उसको एरा दिस बी थ्रोन असाइड, एक तरफ उसको डाल देगा, यानी कि वो उससे ऊब जाएगा, कुछ ही देर तक वो किसी काम को करेगा। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड द लिटिल एक्टर कोन्स अनदर पार्ट, और फिर अब एक नए आनंद के साथ, नए प्राइड के साथ वो क्या है, कोई और दूसरा काम करने लगेगा, दूसरे काम में जो है अपनी भूमिका निभाएगा। फॉलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज विद ऑल द पर्सन्स डाउन टू पालसीट एज। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज, और वो जो है समय समय पर अपने जो ह्यूमरस स्टेज है उसको फिल करता रहेगा, यानी कि उसकी स्टेज, जैसे कि विद ऑल द पर्सन्स डाउन टू पालसीड एज, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक। यानी कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसकी जो ह्यूमरस स्टेज आती चली जाएंगी, उसकी जो लाइफ में स्टेज आती चली जाएंगी, वो उनको टाइम टू टाइम भरता चला जाएगा। द लाइफ ब्रिंग्स विद हर इन हर इक्विपेज,
इक्विपेज जो होते हैं वो चौपहिया गाड़ी को कहते हैं। तो जो जीवन जो है एक चौपहिया गाड़ी की तरह है। एक मतलब जो लाइफ की यहाँ पर कंपेयर की गई है वो एक इक्विपेज से की गई है। एक गाड़ी की तरह जो हमारा जो जीवन चलता है उसमें अलग अलग स्टेशंस आते हैं, अलग अलग तरह की जो है उसमें मंजिलें आती हैं, अलग अलग तरह के रास्ते आते हैं और उन्हीं रास्तों पर जो है अलग अलग भूमिका वो बच्चा निभाता है। एज इफ़ हिज होल वोकेशन वर एंडलेस इमिटेशन। और लास्ट में उसे लगता है जब उस मतलब ओल्ड एज में वो चला जाता है तो उसे लगता है कि जितना भी उसका वोकेशन था वो तो एक कभी न ख़त्म होने वाली इमिटेशन थी। वो किसी न किसी को इमिटेट कर रहा था, यानी कि वो किसी न किसी की नकल कर रहा था। वो कभी छोटा बच्चे की को इमिटेट करता है, यानी कि कभी वो छोटा बच्चा बन जाता है, कभी वो ग्रो अप मैन बन जाता है, फिर वो मैरिड मैन हो जाता है, फिर वो फादर भी बनता है, उसके बाद फिर ग्रैंड फादर भी बनता है। मतलब वो किसी ना किसी की नकल ही करता रहता है, कोई ना कोई वो भूमिका ही निभाता रहता है। लास्ट में आकर उसे ऐसा लगता है। Thou whose exterior semblance doth belie thy soul's amnesty। अब यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं उस बच्चे को कि दऊ तुम, हुज जिसकी, एक्सटीरियर होता है बाहरी, जो बाहर से देखी जाती है, सेम्बलेंस छवि, डोथ बेलाई झूठ बोलती है, दाई तुम्हारी, सोल्स आत्मा की, इमेनेस्टी होता है गहराई या महानता, यानी कि तुम्हारी आत्मा की महानता जो है, तुम्हारी आत्मा जो है वो बहुत महान है, लेकिन अगर हम बाहर से तुम्हें देखेंगे तो ऐसा प्रतीत नहीं होगा। तो तुम्हारी बाहरी छवि जो है वो नहीं बताती कि तुम्हारी आत्मा कितनी महान है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम कितने महान होंगे। द बेस्ट फिलोसफर, यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ उस बच्चे को फिलोसफर कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम सबसे अच्छे फिलोसफर हो, हु जो येट डोस्ट कीप द हेरिटेज, जो कि रखे हुए हो, येट यानी कि अभी भी रखे हुए हो, दाई हेरिटेज अपनी हेरिटेज को, उस विरासत को जो तुम स्वर्ग से लेकर आए हो, यानी कि तुम स्वर्ग से जो अपनी विरासत लेकर आए हो तुम उसे अपने पास रखे हुए हो। दो आई अमंग द ब्लाइंड, तुम एक आँख की तरह हो, अमंग द ब्लाइंड हम सब अंधों के बीच में। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं सब इग्नोरेंट हैं, उनके बीच में जो हो तुम एक लाइट की तरह हो, अंधेरे में तुम एक प्रकाश की तरह हो, अज्ञान लोगों के बीच में तुम एक ज्ञान के दिए की तरह हो। डेथ डीफ एंड साइलेंट, और जो तुम हो वो डीफ भी हो और साइलेंट भी हो, यानी कि डीफ और साइलेंट जो है वो वर्ल्डली प्लीजर से वो डीफ है, यानी कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वर्ल्डली प्लीजर में क्या चल रहा है, या मतलब वर्ल्डली प्लीजर क्या है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो इन चीज़ों को नहीं सुनता। अगर किसी छोटे बच्चे को हम वर्ल्ड में चलने वाली कोई भी बात बताए कि आज ऐसा हो गया या आज वैसा हो गया, तो वो उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। उसके तो अपने ही अलग इंटरेस्ट होते हैं, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं होता वर्ल्ड की बातों से। तो इस संसार की जो बातें हैं, इस संसार की जो प्लीज़र है, अगर उन सब से क्या है वो एक तरह से डीफ हो चुका है, उन सबको वो नहीं सुनता, एंड साइलेंट, और उन बातों पर वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता उन बातों पर। रीडेस्ट द एटर्नल डीप, और वो पढ़ सकता है, रीड माने पढ़ सकता है, द एटर्नल डीप आंतरिक गहराई को, यानी कि वो उस जो दैव्य शक्ति है उसकी आंतरिक गहराई तक वो जा सकता है, उसको वो समझ सकता है। हॉन्टेड फॉर एवर बाय द एटर्नल माइंड, जो कि उसके एटर्नल माइंड को हमेशा हॉन्ट करती रहती है, यानी कि उसकी जो माइंड है, जो उसका एटर्नल माइंड है, उसमें जो दैव्य शक्ति है, जो दैव्य प्रकाश उसे दिखाई देता है, वो उसको समझ सकता है, उसको वो देख सकता है, और उसको वो सुन भी सकता है, और उससे वो बातें भी कर सकता है। हालांकि वो वर्ल्डली प्लीजर से बिल्कुल डीप और डम्ब हो चुका है, वो वर्ल्ड के की किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जो एटर्नल डीप है उसमें वो इंटरेस्ट लेता है, वो उसे पढ़ भी सकता है और उसे वो समझ भी सकता है। माइटी प्रॉफिट, अब यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ उस बच्चे को बोल रहे हो कि तुम तो एक माइटी प्रॉफिट हो, तुम एक शक्तिशाली प्रॉफिट हो। सीर ब्लेस्ड, सीर मतलब सीर होता है देखने वाले, दृष्टा, ब्लेस्ड यानी कि जिसे भगवान का आशीर्वाद मिला हो। ऑन होम दोज ट्रुथ्स डू रेस्ट, जिसके पास वो सब सच है, जिसके पास वो सब सच आराम करते हैं, जिसके अंदर वो सब सच रेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रुथ रेस्ट कर रहे हैं। विच जिनको वी आर टॉयलिंग ऑल आवर लाइफ्स टू फाइंड, जिनको पाने के लिए, फाइंड माने पाने के लिए, ऑल आवर लाइफ्स अपनी पूरी ज़िंदगी, वी आर टॉयलिंग हम मेहनत करते रहते हैं उस सच को पाने के लिए, जिस सच को पाने के लिए हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, वो सच तो तुम्हारे पास आराम कर रहे हैं, यानी कि तुम वो सब सच जानते हो। लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो वो सच से दूर होता चला जाता है, और फिर वो अपने एग्जिस्टेंस को पाने के लिए, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को समझने के लिए जो है वो ज़िंदगी भर परिश्रम करता रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन है, उसे क्या करना है, वो दुनिया में किस लिए आया है। वो बस अपने काम में लगा रहता है, पैसा कमाना, खर्च करना, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इन सब में वो लगा रहता है। उसे सच्चाई समझ में ही नहीं आती, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी सच को ढूंढने में निकाल देता है।
इन डार्कनेस लोस्ट, और वो अंधेरे में खो जाता है, द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, ग्रेव के अंधेरे में, यानी कि वो अंत में क्या है, अंत में उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, वो ग्रेव में चला जाता है, ग्रेव के अंधकार में वो चला जाता है, लेकिन उसे वो सच नहीं मिल पाता, वो सच जो कि उसने बचपन में उसे पता था जब वो छोटा बच्चा था। एक छोटे बच्चे को जो सच पता होता है, एक छोटे बच्चे के पास जो सच हमेशा रहता है, उस सच को ढूंढने के लिए एक इंसान, एक नवयुवक अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है और लास्ट में वो ग्रेव में चला जाता है। दाऊ, तुम ओवर होम दाई इमोर्टैलिटी ब्रूट्स लाइक द डे, जिसके ऊपर तुम्हारी जो इमोर्टैलिटी है वो एक दिन की तरह खिलती है, जैसे एक दिन निकलता है। ब्रूट्स होता है जैसे मतलब अंडे में से बच्चा निकलता है जिस तरह से, तो उसी तरह से जो है तुम्हारे अंदर इमोर्टैलिटी है। ए मास्टर ओवर स्लेव, जैसे एक मास्टर का कंट्रोल होता है अपने स्लेव के ऊपर, जैसे एक मालिक अपने जो स्लेव को कंट्रोल में रखता है, उसी तरह जो है तुम हो जो अपनी दैव्य शक्ति को कंट्रोल में रखते हो, इमोर्टैलिटी को तुम कंट्रोल में रखते हो। तुम्हारे अंदर सारी दैव्य शक्ति है जितनी भी भगवान ने तुम्हें दी, देकर भेजी है। ए प्रजेंस, एक ऐसी प्रजेंस विच इज़ नॉट टू बी पुट बाय, जिसे तुम एक तरफ नहीं रख सकते, यानी कि तुम्हारे अंदर जो इमोर्टैलिटी प्रेजेंट करती है, जो डिविनिटी जो तुम्हारे अंदर है, डिवाइनिटी जो तुम्हारा अंदर दैवीय प्रकाश है, दैवीय जो समझ है, दैवीय शक्ति जो तुम्हारे अंदर है, वो प्रेजेंट है तुम्हारे माइंड में हमेशा की तरह और हमेशा के लिए, और तुम्हारा उस पर जो है पूरा कंट्रोल भी है और तुम उसे एक तरफ नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि तुमने उसे उठाकर एक तरफ रख दी, तुम उसे भूल गए, ऐसा नहीं है। द लिटिल चाइल्ड, तुम छोटे बच्चे, येट ग्लोरियस इन द माइट, तुम जो हो बहुत ही ग्लोरियस हो, तुम्हारे पास बहुत माइटनेस है, तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुम बहुत ग्लोरियस हो। ऑफ हेवन बोर्न फ्रीडम, माइट ऑफ हेवन बोर्न फ्रीडम ऑन दाई बींग्स हाइट, यानी कि तुम्हारे जो हेवन बोर्न की फ्रीडम है, जब तुमने जन्म लिया था, जो हेवन की फ्रीडम तुम्हारे साथ आई थी, वो उसकी जो पावर है वो तुम्हारे पास है और तुम बहुत ग्लोरियस हो, और वो पूरी हाइट पर है, वो तुम्हें बहुत हाइट पर ले जाती है, यानी कि वो तुम्हें बहुत, हम लोगों से बहुत ऊंचा कर देती है। जो आम इंसान है, जो बड़े हो चुके हैं, उन सब से तुम ऊपर हो। इसीलिए तो शायद वर्ड्सवर्थ ने स्टार्टिंग में इसमें बोला था कि चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, कि जो बच्चा है वो मतलब मैन का पिता होता है, उसके पास जो है सब चीज़ होती है, उसे सारी नॉलेज होती है, उसे सारी जानकारी होती है। वो भगवान के यहाँ से जब आता है तो अपने साथ दैव्य जो है वो दैव्य पावर लेकर आता है, डिवाइन पावर वो अपने साथ लेकर आता है। लेकिन इस वर्ल्ड में आकर और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, वो उन सबको भूलता चला जाता है, उसे याद भी नहीं रहता कि वो कहाँ से आया था, क्यों आया था, या उसके पास क्या थी, क्या क्या शक्तियाँ थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे वो वर्ल्डली प्लेजर में आता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी जो डिविनिटी थी, जो उसकी डिवाइनिटी थी, वो सब खत्म होती चली जाती है। तो कहते हैं कि जब तुमने जन्म लिया था, तुम छोटे बच्चे, तुम्हारे पास क्या है, हेवन बोर्न फ्रीडम है। वाई विथ सच अर्नेस्ट पेन्स डज दो प्रोवोक, फिर तुम क्यों चाहते हो, फिर तुम इन पेन्स को, इन दर्द को क्यों चाहते हो कि कि वो तुम्हें प्रोवोक करे, वो तुम्हें भड़काए, यानी कि तुम बड़ा होना क्यों चाहते हो। एक तरह से जब बच्चा छोटा है तो उसे कोई दुख दर्द कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके पास जो है दुनिया भर की टेंशन्स आ जाती हैं कि पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, मतलब उनके पास फिर हज़ारों टेंशन्स आ जाती हैं जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा छोटा हो तो उसके पास तो कोई टेंशन ही नहीं होती। तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि तुम बड़ा क्यों होना चाहते हो, तुम क्यों भड़का रहे हो उन दर्दों को कि वो तुम्हारे पास आ जाए। द ईयर्स टू ब्रिंग द इनएविटेबल योग, इनएविटेबल योग, द ईयर्स, वे साल जो तुम्हारे पास आएंगे जब तुम बड़े होगे। द इनएविटेबल योग, वो जो है कभी ना ख़त्म होने वाले योग, योग को यहाँ पर जो है दुख दर्द से लिया गया है। वैसे जो योग होता है, योग को हिंदी में जुआ बोलते हैं, जो मतलब जो बैल जो खेतों को जोतते थे तो उनके जो ऊपर बांधा जाता था, तो उसको योग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है योग को कंपेयर किया है, योग को एक एज ए सिंबल लिया है दुख दर्द के। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे ईयर्स आते चले जाएंगे, तुम बड़े होते चले जाओगे, तो तुम्हारे पास कभी ना ख़त्म होने वाले दुख आ जाएंगे जो कि बढ़ते ही चले जाते हैं। थस ब्लाइंडली विद दाई ब्लेसनेस एट स्ट्राइफ, और तुम अंधे हो जाओगे विद दाई ब्लेसनेस एट स्ट्राइफ, यानी कि तुम अंधे होकर अपने ब्लेसनेस से, जो तुम्हें आशीर्वाद मिला है, तुम क्यों उससे संघर्ष करना चाहते हो। क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़े होगे तो तुम अंधे होते चले जाओगे इस डिवाइन पावर के प्रति, तुम्हें फिर ये डिवाइन पावर नहीं दिखेगी। और जो ये ब्लेसनेस है, जो भगवान ने तुम्हें ब्लेसनेस देकर भेजा है, जो भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद देकर भेजा है, तुम उसी से संघर्ष करने लगोगे। तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम बड़ा होना क्यों चाहते हो। फुल सून दाई साउल शैल हैव हर अर्थली फ्राइट,
एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद ए वेट, और फिर बहुत जल्दी जो तुम्हारी सोल है, जो तुम्हारी आत्मा है, सेल है, वो अर्थली फ्राइट, उसके ऊपर जो ये अर्थली फ्राइट है, जो ये मतलब पृथ्वी के जो वर्ल्डली प्लीजर हैं, वो सब उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे, वो सब उसके ऊपर जो है तुम्हारे सोल के ऊपर आ जाएंगे, वो सब जो है तुम्हारी सोल जो है उसमें फंस कर रह जाएगी। एंड कस्टम, और जो ये प्रथाएं हैं इस वर्ल्ड की, लाई अपॉन दी, तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी विद ए वेट, एक बहुत ज़्यादा वजन लेकर, यानी कि तुम्हारे ऊपर इन प्रथाओं का बोझ पड़ जाएगा। हैवी एज फ्रोस्ट, जो कि फ्रोस्ट की तरह हैवी है। फ्रोस्ट होता है जो बर्फ़ जम जाती है, जैसे बर्फ़ जम जाती है और वो बहुत हैवी हो जाती है, तो उसी तरह जो है ये प्रथाएं बहुत हैवी है जो तुम्हारे ऊपर आकर पड़ जाएंगी। एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, और जो इतनी गहरी है जितना कि जीवन, यानी कि वो फिर जीवन की गहराई की तरह है। इसका मतलब ये है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे दुख, दर्द, टेंशन्स, प्रथाएं आ जाएंगी जिसको तुम्हें निभाना होगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी जिसको तुम्हें निभाना होगा, और उसको निभाते निभाते तुम जीवन की गहराई तक चले जाओगे। जीवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो समाप्त नहीं होगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। तो तुम क्यों बड़ा होना चाहते हो? तुम छोटे ही रहो, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई टेंशन्स नहीं होती, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो वर्ल्डली प्लेजर से बहुत दूर रहते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं वो। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि बच्चे ही रहे, बड़े ना हो, क्योंकि बड़े होकर जो है ये सब हम भूल जाएंगे। जो भी डिवाइनिटी हमें मिली है, जो भी ब्लेसनेस हमें गॉड की मिली है, वो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगी। ऑफ joy that in our embers is something that don't live, that nature yet remembers what was so fugitive। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि ओ जॉय, कितनी खुशी की बात है, या ये बहुत अच्छी बात है, डेट की इन आवर एम्बर्स, कि यहाँ पर एम्बर्स जो होता है वो होता है जलता हुआ कोयला, वैसे तो जो स्पार्क्स यानी कि जो एशेस होती हैं, राख होती हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुछ जलन बाकी हो, गर्म हो, जो इज समथिंग डेट डोंट लिव, कुछ ऐसा है जो जलता रहता है। यानी कि जैसे राख में जब राख जलती है, जब कोयला जलाया दिया जाता है तो उसकी राख बचती है, तो उसमें कुछ स्पार्क्स रहते हैं, यानी कि उसमें कुछ तरंगे, कुछ स्पार्क्स जो है अभी भी होते हैं जब राख बच जाती है, जब कोयला जल जाता है और उसकी राख बच जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे दिन बीत गए हैं, यानी कि हमारी युवावस्था आ गई है, वो एक बच्चे से उसने शुरुआत की थी पोइट ने, और अब वो जो है यंग मैन पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके जो एम्बर्स हैं, यानी कि जो उनके दिन है, जो अब युवावस्था है, उसमें जो है कुछ ना कुछ उनके बचपन की यादें भी रहती है। डेट नेचर यत रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव कहते हैं जो बहुत जल्दी चला जाता है, एक तरह से भगोड़ा। तो यहाँ पर जो है फ्यूजिटिव कहा गया चाइल्डहुड को, क्योंकि हमारा जो बचपन है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। तो वो कहते हैं कि जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसे भी याद रहता है, व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, जो बहुत जल्दी बीत गया था, यानी कि हमारे चाइल्डहुड, जो हमारा चाइल्डहुड था वो हमें याद रहता है और नेचर को भी वो याद रहता है। तो पोइट कहते हैं कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम भले ही बड़े हो गए हों, लेकिन हमारे अंदर बचपना फिर भी रहता है, बचपन की कुछ बातें हैं जो हमें याद रहती है। द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स इन मी डोथ ब्रीड प्रीपेचुअल बेनिडिक्शन। अब यहाँ पर जो है पोइट अपनी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो बीते हुए दिन थे, उसका जो थॉट्स होती है, उसके जो विचार होते हैं, इनमें मेरे अंदर डोथ ब्रीथ वो लेकर आते हैं प्रीपेचुअल बेनिडिक्शन। प्रीपेचुअल होता है जो बार बार आता है, लगातार जो आता रहता है। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन होता है आशीर्वाद, यानी कि वो कभी ना ख़त्म होने वाला आशीर्वाद लेकर आते हैं मेरे अंदर, जो मेरे पुराने दिन के विचार हैं। नोट इंडीड फॉर डैट विच इज़ मोस्ट वर्थी टू बी ब्लेस्ड। अब वो कहते हैं कि नोट इंडीड, वास्तव में नहीं, या ऐसा नहीं है, फॉर डैट की उनके लिए, विच इज़ मोस्ट वर्थी टू बी ब्लेस्ड, जो कि बहुत वर्थी थे, योग्य थे, टू बी ब्लेस्ड, ब्लेस्ड होने के, आशीर्वाद के जो बहुत योग्य थे। डिलाइट एंड लिबर्टी, जो खुशियाँ थी, जो फ्रीडम थी। द सिंपल क्रीड, जो सिंपल सा रास्ता था ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का। वेदर बिजी और एट रेस्ट, चाहे वो कुछ काम करने में व्यस्त हो या फिर आराम कर रहे हो। ये जो लाइन है ये नीचे कनेक्ट होगी। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए मैं ये गीत गा रहा हूँ या उनके लिए मैं ये सॉन्ग लिख रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मैं बचपन में महसूस करता था, वो डिलाइट, वो लिबर्टी, या वो चाइल्डहुड का जो वो सिंपल क्रीड हुआ करता था, चाहे मैं बिजी हूँ, चाहे रेस्ट कर रहा हूँ, जो बचपन जो बहुत प्यारा होता था। विथ न्यू फ्लैड्ज होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट। विथ न्यू, न्यू होते नए, फ्लैड्ज पंखों, जिसको पंख लग जाते हैं, होप आशाएं, यानी कि जो आशाएं, जिनको नए नए पंख लगते थे या नई नई आशाएं स्टिल फ्लटरिंग, फ्लट करती थी, इन हिज ब्रेस्ट, उसके सीने में, यानी कि बच्चे के सीने में जो है नई नई उमंगें आती हैं, नई नई आशाएं आती हैं। नॉट फॉर दीज आई रेज, इन सब के लिए नहीं, आई रेज मैं उठा रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, ये गीत जो धन्यवाद का या प्रशंसा का, यानी कि ये जो मैं गीत लिख रहा हूँ, जो धन्यवाद मैं दे रहा हूँ या जो मैं प्रशंसा मैं कर रहा हूँ, ये मैं उन सब के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बचपन की जो डिलाइट थी, जो लिबर्टी थी, उन सब के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट किंतु वो किसके लिए कह रहा है, फॉर दोज, उनके लिए, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होते हैं जो जिद्दी होते हैं,
क्वेश्चनिंग सवाल ऑफ सेंस, सेंस के और एंड आउटवर्ड थिंग्स या फिर बाह्य जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति जो एक हमारे अंदर जो सवाल उठते हैं जो हमारे सेंस से आते हैं या जो बाहरी चीज़ होती है उनके प्रति जो हमारे अंदर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, तो उन सब के लिए जो है यहाँ पे राइटर लिख रही है, यहाँ पर जो है पोइट वो लिख रही है फॉलिंग फ्रॉम अस वैनिशिंग्स, जो हमारे पास से दूर होते चले जाते हैं, वैनिसिंग मिटते चले जाते हैं। यानी कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारे मन में पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं। जो बच्चे देखा होगा कि आपने बच्चे जो है पूछते रहते हैं प्रश्न, कभी ये कभी वो, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, या ये ऐसे कैसे हो गया, एनीथिंग जो भी उसे दिखाई दे तो उसके बारे में जो है एक बच्चा 50% पूछ देगा। तो वो प्रश्न जो वो जिद्दी प्रश्न जो उस वक्त आते थे बाहरी चीज़ों को देखकर या हमारे अंदर जो उठते थे, लेकिन वो क्या है वो धीरे धीरे हमारे पास से चले जाते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं। Blank misgivings of a creature moving about in world not realized, high instincts before which our mortal nature did tremble like a guilty thing सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं कि कुछ ब्लैंक, कुछ खाली, मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स होते हैं संदेह, शंका, यानी कि कुछ संदेह होते हैं, कुछ ब्लैंक संदेह होते हैं ऑफ ए क्रिएचर, किसी भी प्राणी के, मूविंग अबाउट, जो घूमते रहते हैं, इन वर्ल्ड्स, इस संसार में, संसार में कुछ संदेह होते हैं, कुछ शंकाएँ होती हैं किसी भी प्राणी की, किसी भी क्रिएचर की, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो उन शंकाओं में जो है इधर उधर घूमता रहता है, नॉट रियलाइज्ड, और वो रियलाइज ही नहीं कर पाता। हाई इंस्टिंक्ट्स, हाई इंस्टिंक्ट्स होती है जो नेचुरल फोर्स होती है, जो बहुत नेचुरल फोर्स होती है, बिफोर विच, जिसके सामने अवर मोर्टल नेचर, हमारी जो मोर्टल नेचर होती है, डिड ट्रेम्बल, वो कांपती है, लाइक ए गिल्टी, एक अपराधी की तरह, थिंग सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित होती है। यानी कि जो भगवान की, जो गॉड की जो नेचुरल पावर है, जो नेचुरल पावर हमें मिली है, जिसके इंस्टिंक्ट्स होता है, जिसके मतलब इंस्टिंक्ट जो नेचुरल फोर्स होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स और जो अदर ह्यूमन बींग्स है वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हाई इंस्टिंक्ट्स है, नेचुरल जो पावर है गॉड की, उसके सामने तो हमारे मोर्टल नेचर कुछ भी नहीं है, जो हमारी मोर्टल नेचर है वो उसके सामने कांपती रहती है, और जो हमारे संदेह है वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। हम लोग जो है मतलब अपने ब्लैंक कुछ मिसगिविंग्स लेकर रखते हैं, कुछ शंकाएँ हम अपने सामने रखते हैं, और उनको लिए ही जो है हम वर्ल्ड में इधर उधर घूमते रहते हैं, हम उस हाई इंस्टिंक्ट्स को जो है हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। फिर वो कहते हैं कि बट फॉर दोज फर्स्ट इफेक्शन, दोज सैडोवी रिकलेक्शन, या जब उन्होंने पहले बोला था कि मैं मतलब जो सॉन्ग गा रहा हूँ ये थैंक्स और प्रेज़ का, वो जो है मैं चाइल्डहुड की जो डिलाइटनेस थी उसके लिए नहीं गा रहा हूँ, बल्कि मैं गा रहा हूँ इन सब के लिए, जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उठते थे, या जो हर क्रिएचर के माइंड में जो ब्लैंक मिसगिविंग्स आती हैं। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शन, और उन सब के लिए, दोज फर्स्ट अफेक्शन, वो पहला प्यार जो मुझे गॉड से मिला था, जो मुझे इस नेचर से मिला था। दोज शैडोवी रिकलेक्शन, वो कुछ धुंधली सी यादें जो मेरे मन में आज भी रहती हैं। विच बी दे व्हाट दे मे बी, जो भी हो वे या जैसी भी वो थी, मुझे अब याद नहीं है अच्छी तरह से कैसी थी, लेकिन वो जैसी भी थी, कुछ कुछ धुंधली यादें हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी है। एंड आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे, एंड आर येट ए मास्टर लाइट ऑफ ऑल आवर सीइंग, यानी कि वो भले ही कैसी भी हो, भले ही वो हमारे पास ना हो, मुझे बहुत धुंधली सी याद हो, लेकिन फिर भी वो एक फाउंटेन की तरह, लाइट ऑफ ऑल आवर डे, हमारे जीवन में रहती है। यानी कि हमारे जीवन को वो एक पथ प्रदर्शक की तरह रहती है, वो हमारे जीवन को, हमारे जो रास्ते होते हैं उसको वो प्रकाश देती है। एंड यार आर येट ए मास्टर लाइट, वो एक मास्टर लाइट की तरह है, ऑफ ऑल आवर सीइंग्स, हम जो भी चीज़ देखते हैं, यानी कि हम जो भी देखते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करती है, वो हमें बताती है, वो हमारे लिए जो है एक फाउंटेन की तरह है, एक स्रोत की तरह है, एक मास्टर लाइट की तरह वो है, एक मास्टर लाइट की तरह वो हमें प्रकाश दिखाती है। अपहोल्ड हर अस, हमें वो पकड़ती है, हमें वो संभालती है। चेरिस, हमारा ध्यान रखती है। एंड हैव पावर टू मेक अवर नोजी ईयर सीम्स मोमेंट्स इन द पिंग, और उसमें एक ऐसी शक्ति होती है, एक पावर उसके अंदर होती है कि वो जो हमारे नोइजी ईयर्स हैं, जो हमारे जो ये नोइजी ईयर्स यानी कि जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे साल है ज़िंदगी के, नोइज इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मतलब इसमें कोई ना कोई परेशानियाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। तो जो हमारे नोइजी ईयर्स हैं, इन सब उसमें इतनी ताकत है कि मोमेंट्स इन द बीइंग ऑफ द एटर्नल साइलेंस, कि वो इन सबको एक मोमेंट की तरह कर दे, यानी कि जो हमारे साल जो बीते हैं वो केवल एक पल की तरह बीत जाए। ऑफ द एटर्नल साइलेंस, इस एटर्नल साइलेंस में, इस शाश्वत सच में, शाश्वत शांति में जहाँ से हम आए हैं। ट्रूथ डेट वेक टू पेरिस नेवर, ये एक ऐसा सच है जो वेक्स जागता है, डेट टू पेरिस नेवर, कभी भी मिटने के लिए नहीं। यानी कि एक ऐसा सच है, क्या सच, कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग मरेंगे भी, जिस एटर्नल साइलेंस से हम लोग आए हैं वहाँ हमें जाना भी है। और इसके अंदर, इस नेचर के अंदर एक
इतनी ताकत होती है कि हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको वो एक मोमेंट में ख़त्म कर दे। यानी कि हम लोग सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अगले ही मोमेंट का नहीं पता कि क्या हो जाए। हो सकता है ये पल हमारा आखिरी हो। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारे सालों को एक पल में ख़त्म कर दे और उसी इटर्नल साइलेंस में भेज दे जहाँ से हम आए थे। और ये एक ऐसा सच है जो कभी भी मरेगा नहीं, जो कभी मिटेगा नहीं। विच नाइदर लिस्टनेस, चाहे हम कितने भी लापरवाह हो जाए, नोर मैन एंडेवियर, ना ही हम कितने भी जो है मेहनत कर ले, कितना भी हम पागलपन दिखा ले, यानी कि सच को कोई नहीं मिटा सकता। ना तो हमारी लापरवाही, ना ही हमारा जो पागलपन है, जो हमारा प्रयास है, जो हम लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं पागलों की तरह। नोर मैन नोर बॉय, ना कोई बच्चा इसे मिटा सकता है, ना ही कोई आदमी इसे मिटा सकता है। नोर ऑल डैट इज़ एट एनिमिटी विद जॉय, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो कि इस जॉय की एनिमिटी हो, जो कि इस जॉय से शत्रुता रखती हो, जो खुशी से शत्रुता रखती हो। खुशी की कोई दुश्मन, कोई भी चीज़ जो है इस सच को नहीं मिटा सकती। कैन अटरली एबोलिश और डिस्ट्रॉय, यानी कि इसको एबोलिश, इसको मिटा नहीं सकती, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती इस सच को। हैंस, इसीलिए इन ए सीज़न ऑफ काम वेदर दो इनलैंड फार वी बी, इस सीज़न में जबकि वेदर बहुत काम है, दो इनलैंड फार वी बी, हम कितने भी अंदर क्यों ना चले जाए। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि मतलब वैसे तो दिया गया है कि मान लीजिए हम कोई समुद्री यात्रा कर कर आते हैं और किसी लैंड में हम जो है अंदर चले जाते हैं काम वेदर में, लेकिन हमें वापस तो लौटना है। जैसे कहा है ना कि अवर सोल हैव साइड्स ऑफ दैट इमोर्टल सी विच ब्रोट अस हिदर, कैन इन ए मोमेंट ट्रेवल थिदर। हिदर मतलब यहाँ, थिदर मतलब वहाँ। यानी कि अगर हम कहीं से यात्रा कर कर आए हैं, हम किसी समुद्र से, कोई भी जो है नाविक या कोई भी जो है मतलब ट्रैवलर आता है, वो यात्रा करके आता है, तो वो दूसरी के भूमि में आया है मान लीजिए, तो वो कितना भी अंदर क्यों ना वहाँ चले जाए, कितना भी वो इंजॉय कर ले, लेकिन क्या है, उसको वापस जाना है, वापस उसको अपने ही देश में जाना है। तो इसी तरह हम जहाँ से आए हैं, हम चाहे कितने भी अंदर चले जाएं, इनलैंड यानी कि हम कितनी भी दूर चले जाएं, हम कितना ही अपने जीवन को जी ले, कितने ही अच्छे से जी ले, लेकिन जो हमारी आत्मा है, अवर सोल्स, जो हमारी आत्मा है, हैव साइट ऑफ डैट इमोर्टल सीट, जो लाई गई है, डैट इमोर्टल सी विच ब्रॉट अस हिदर, उस इमोर्टल सी के द्वारा, उस इमोर्टल सी के द्वारा यहाँ पर जो लाई गई है, जो इमोर्टल सी हमें यहाँ पर लेकर आया है, जिस इमोर्टल सी में मतलब हम यात्रा करके आए हैं, कैन इन ए मोमेंट ट्रेवल थिदर, एक ही मोमेंट में हमें उधर भी जाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी पल ऐसा हो सकता है कि हमें उधर जाना पड़े जहाँ से हम आए हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो है मृत्यु वो निश्चित है, वो कभी भी आ सकती है, भले ही हम कितनी आगे चले जाएं, लेकिन हमें वापस तो जाना ही होगा। एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ट अपॉन द शोर एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवर मोर। अब जो है पोइट वापस जो है वहीं पर आ जाते हैं, जब उन्होंने पहला फर्स्ट सेकंड स्टेंजा स्टार्ट किया था, जब वो अपने आसपास के कुछ लोगों को देख रहे थे, आसपास के जो अपने नेचर्स को देख रहे थे, तो वो कहते हैं कि देखो जो चिल्ड्रन है, वो बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं तट पर। एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवर मोर, और जो ये माइटी वाटर्स है, जो पानी है, इसकी आवाज़ें जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि बहुत अच्छी आवाज़ें जो है इस आ रही है, इसको सुनो, बच्चों को खेलते हुए देखो। देन तब सिंग ये बर्ड्स, पक्षियों सिंग गाओ, सिंग ए जोयस सॉन्ग, एक जोयस सॉन्ग गाओ, एक खुशी भरा गीत गाओ। एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड एज टू द टेबर साउंड, और इन छोटे छोटे लैम्स को, इन छोटे छोटे मेमनों को कूदने दो तबले की आवाज़ पर। वी इन थॉट विल जॉइन योर थ्रोंग, और हम जो हैं, हम अपने विचारों में तुम्हारे इस उत्सव में शामिल हो जाएंगे। ये डेट पाइप एंड ये डेट प्ले, ये डेट थ्रू योर हार्ट्स टुडे। ये डेट पाइप, तो वो बोलते हैं वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं, जो सैफर्ड बॉय है, जो बांसुरी बजा रहे हैं, कि तुम बांसुरी बजाओ, एंड ये डेट प्ले, और तुम खेलो। ये दैट थॉट योर हार्ट्स टुडे फील द ग्लैडनेस ऑफ द मे, और तुम लोग जो है, जो सोच रहे हो, जो अपने हार्ट्स को आज जो है अपने दिल से इस मई की ग्लैडनेस को फील कर रहे हो, वो उन सबसे कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो करो। व्हाट दो, क्या हुआ अगर, द रेडियंस, की वो चमक, विच वाज वन सो ब्राइट, वो जो बहुत ब्राइट हुआ करती थी, बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट, अब जो है मेरी नज़रों से वो बहुत दूर चली गई है। यानी कि जिस नज़र से पहले पोइट इस नेचर को देखते थे, अब वो नहीं रही है, वो रेडियंस अब नहीं है, वो किरणें अब नहीं रही है, उनकी नज़रों में वो ताकत अब नहीं रही है। तो क्या हुआ अगर वो सब चली गई है? तुम लोग तो खुश हो, तुम लोग क्यों अपना मतलब इस दिन को ख़राब करते हो? तुम लोग इस मे की ग्लैडनेस को फील करो। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास और ग्लोरी इन द फ्लावर, हालांकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वापस ला सके उस समय को, ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, जब इस ग्रास में स्प्लेंडर हुआ करती थी, जब ये घास में जो है स्प्लेंडर हुआ करती थी, जब इन फ्लावर्स में ग्लोरी हुआ करती थी, जो वो समय था वो अब वापस नहीं आ सकता, कोई भी जो है उस समय को वापस नहीं ला सकता। वी विल ग्रीव नॉट, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए।
रैदर बल्कि फाइंड स्ट्रेंथ, हमें जो है स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए इन व्हाट रिमेंस बिहाइंड, जो पीछे रह गया है उनमें। यानी कि जो चला गया है वो चला गया है, हमें उनके साथ दुखी नहीं होना है, बल्कि जो पीछे रह गया है, जो फिलहाल हमारे पास है, हमें उनमें ही जो है अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है। इन द प्राइमरी सिंपैथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, इन द प्राइमल सिंपैथी, प्राइमल प्राइमल होते जो प्रारंभिक, सिंपैथी सहानुभूति, विच हैविंग वैन मस्ट एवर बी, जो हमेशा रहेगी। यानी कि वो पहली सहानुभूति जो तुमने महसूस की थी अपने बचपन में और जो हमेशा रहने वाली है, उस सिंपैथी में स्ट्रेंथ ढूंढो। इन द सूथिंग थॉट्स, उन सूथिंग थॉट्स में, उन विचारों में, उन आराम देने वाले विचारों में ढूंढो। डेट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स, जो कि मानव के दुखों से निकलते हैं। यानी कि जब कोई मानव, कोई मनुष्य को कोई दुख होता है तो वहाँ से जो सूथिंग थॉट्स निकलते हैं, जो उसको सांत्वना देते हैं, उन विचारों में उस स्ट्रेंथ को ढूंढो। इन द फेथ, उस विश्वास में ढूंढो। दैट लुक्स थ्रू डेथ इन ईयर्स, दैट दैट लुक्स थ्रू डेथ, उस विश्वास में उस स्ट्रेंथ को ढूंढो जो कि थ्रू डेथ, मतलब मृत्यु को देखता है, जो कि मृत्यु को भी देखता है। डेट लुक्स, जिसने देखा है, थ्रू डेथ, मृत्यु की ओर, जिसने मृत्यु को देखा है उस विश्वास की ओर। यानी कि हमें पता है कि हम लोगों को एक दिन मरना है, हमें विश्वास है कि हमें एक दिन मरना है, तो उस विश्वास में स्ट्रेंथ ढूंढो। इन ईयर्स, उन वर्षों में स्ट्रेंथ ढूंढो। डेट ब्रिंग्स द फिलोसॉफिक माइंड, जो कि दार्शनिक विचार को लाते हैं मन में, जो कि दार्शनिक हमारा जो माइंड है उसको दार्शनिक बनाते हैं, दार्शनिक दिमाग जो हमारा लेकर आते हैं, उन सालों में जो है स्ट्रेंथ ढूंढो। एंड ओ ये फाउंटेन्स, मीडोज, हिल्स एंड ग्रोव्स, अब जो है पोइट बोल रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें हैं, फाउंटेन्स हैं, मीडोज घास के मैदान हैं, हिल्स पहाड़ियाँ हैं, ग्रोव्स बगीचे हैं, उन सबको वो बोलते हैं कि फॉरबोर्ड नोट एनी सेवरिंग ऑफ आवर लव्स, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें अलग कर सके, जो हमारे प्यार को अलग कर सके। येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट आई फील योर माइट, कि मेरे जो हृदय है उसके अंदर मैं तुम्हारी पावर को, मैं तुम्हारी ताकत को महसूस करता हूँ। आई ओनली हैव रिलिंक्विस्ड वन डिलाइट, केवल एक खुशी जो मैंने खो दी है, टू लिव बीनीथ यू मोर हैबिचुअल्स वे, तुम्हारे पास रहने की। यानी कि भले ही अब मैं प्रकृति से दूर हो गया हूँ, मैं प्रकृति के पास नहीं हूँ, केवल एक यही डिलाइटनेस मैंने खो दी है, लेकिन आज भी जो है मैं तुम्हारी पावर को महसूस कर सकता हूँ। आई लव द ब्रुक्स विच डाउन देयर चैनल्स फ्लैट इवन मोर देन व्हेन आई ट्रिप लाइटली एज दे। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो जो झरने जो लगातार बहते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, मैं आज भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उससे भी ज़्यादा जब मैं छोटा था। यानी कि जब मैं उनके साथ जो है लाइटली कूदा करता था, उछला करता था, या मैं उनके साथ डांस किया करता था, जितना ज़्यादा प्यार मैं उनसे उस वक्त करता था, उससे भी ज़्यादा है जो मैं आज करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो है इस ज़िंदगी की सत्य को समझ चुका हूँ, मैं इस लाइफ के ट्रुथ को जान चुका हूँ। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ ए न्यू बॉर्न डे इज़ लवली येट, और वो इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ ए न्यू बॉर्न डे, एक नए दिन की जब सनराइज़ होता है तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो आज भी मुझे उतनी ही प्यारी लगती है। द क्लाउड्स, वो बादल, डेट गैदर्स, जो इकट्ठा होते हैं राउंड द सेटिंग सन, छिपते हुए सूरज के पास, डू टेक ए सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई, जो कि अलग अलग रंग के होते हैं, फ्रॉम एन आई डेट हैड केप्ट वॉच ओवर मैंस मोर्टेलिटी, जो कि नज़र रखे हुए है मैंस मोर्टेलिटी, इंसान की मोर्टेलिटी पर। यानी कि इंसान को एक दिन मरना है, जो भी मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। इन बातों को सब जानते हैं, वो सूरज भी जानता है, वो बादल भी जानते हैं, लेकिन वो बादल आज भी बहुत प्यारे लगते हैं। जो सेटिंग सन, यहाँ पर जो है सन सेटिंग को दिखाया गया है, यानी कि जैसे कि सन का भी सन मतलब सूरज भी अस्त होता है, तो इसी तरह जो है जीवन का भी अस्त होना है। और सूरज जब अस्त होता है तो उसके पास पास जो है क्लाउड्स गैदर हो जाते हैं बहुत सारे, जो कि अलग अलग रंग दिखाते हैं, अलग अलग जो है वो मतलब वो जो समय होता है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अनदर रेस हैड बीन, अब मुझे एक और रेस जीतनी है, एक और रेस जो है मुझे करनी है। पहले मैं बच्चा था लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड अदर पाम्स आर वोन, और बहुत सारे रिवार्ड्स हैं जो मुझे जीतने हैं। थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट, और मैं उस ह्यूमन हार्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बाय विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं, जिसके वजह से हम जीवित हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इसकी कोमलता को मैं धन्यवाद देता हूँ। इट्स जॉयज़, इसके आनंद को, एंड फियर्स, और इसके डर को। यानी कि हमारे मन में कुछ आनंद होते हैं, कुछ डर होते हैं, हमारा मन कोमल होता है, तो मैं उन सबको जो है धन्यवाद देता हूँ। टू मी, मेरे लिए, द मीनेस्ट फ्लावर, कोई भी छोटे से छोटा फूल भी, डेट ब्लोस, जो खिलता है, यानी कि एक छोटे से छोटा फूल जो ब्लो होता है, जो खिलता है। कैन गिव थॉट्स, वो मुझे थॉट्स दे सकता है, वो मुझे विचार दे सकता है। डेट, जो कि डू ऑफन लाई, जो रहते हैं टू डीप, इतने गहरे, फॉर टीयर्स, आंसुओं से भी। यानी कि इंसान के आंसू जितने गहरे होते हैं उससे भी ज़्यादा गहरे विचार
जो है वो मुझे छोटे से छोटा फूल भी दे सकता है। वो छोटे से छोटा फूल मीनेस्ट फ्लावर जो ब्लोज़ करता है, जो खिलता है, वो भी मुझे उससे भी गहरे विचार दे सकता है, जितना कि इंसान दुखी होने पर आते हैं, जितना कि इंसान को उसके आँसू देते हैं। यानी जब इंसान दुखी होता है तो उसके मन में जो है बहुत सारे बहुत गहरे-गहरे विचार आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा विचार जो है एक छोटे से छोटा फ्लावर मुझे दे सकता है। तो यहाँ पर ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ इससे अच्छे से। हालाँकि ये पोएम थोड़ा मतलब डीपली है, जो इसकी फर्स्ट 4th पैराग्राफ है वो बहुत ईज़ी से हैं, लेकिन बाद के जो पैराग्राफ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डीपली है, उसमें बहुत डीपली मीनिंग जो है वो छिपा हुआ है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ जाएँ। थैंक यू।